Poem number 3, Osmandius. Question number 1, who did the narrator meet? What did he tell the narrator? Who did the narrator meet? Narrator किससे मिले थे? What did he tell the narrator? और जिससे वो मिले थे उन्होंने narrator को क्या बोला? The narrator met a traveler from an antique land. The narrator met a traveler. Narrator जो है वो एक traveler से मिले थे और वो traveler जो था वो एक antique land से था. Antique that means एक unique बोल सकते हैं. So the narrator met a traveler from an antique land. अब second question था what did he tell the narrator? So its answer is the traveler told him that two vast trunkless legs of stone stood lonely in the desert, and the shattered face lay half sunk on the sand near them. The traveler told him, traveler ने narrator को बताया that two vast trunkless legs of stone, दो vast that means कि बहुत ही बड़े trunkless legs of stone, trunkless that means कि जिसके सिर्फ legs थे और लेग्स के ऊपर वाला जो पार्ट होता है बॉडी का जो स्टमक से स्टार्ट होता है वो वाला पार्ट वहां पे नहीं है. सो टू वास्ट ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, दो बड़े बड़े ट्रंकलेस लेग्स बने हुए हैं स्टोन के. स्टूड लोनली इन द डेजर्ट, और बिल्कुल अकेले खड़े हैं डेजर्ट में. एंड द शैटर्ड फेस, और जो शैटर्ड जो एंगर वाला उसका जो फेस है उस बॉडी का वो गिरा हुआ है डेजर्ट में ही नीचे. फेस ले हाफ संक, और हाफ संक के मतलब हाफ बरीड किया हुआ है, उसका जो फेस है वो आधा गाड़ा हुआ है उस डेजर्ट की सैंड के अंदर. ऑन द सैंड नियर देम दैट मीन्स नियर द ट्रंकलेस लेग्स. देम से यहाँ पे नियर देम से मतलब है कि वो जो फेस है जो शैटर्ड फेस है वो कहाँ पे बरीड किया हुआ है, ट्रंकलेस लेग्स के थोड़ी ही दूर उस डेजर्ट की सैंड के अंदर. ओके. So the answer is the narrator met a traveler from an antique land. The narrator met a traveler from an antique land. The traveler told him that two vast trunkless legs of stone stood lonely in the desert, and the shattered face lay half sunk on the sand near them. Now question number 2. What do the trunkless legs of stone signify? What do the trunkless legs of stone signify? जो trunkless legs हैं जो stone के बने हुए हैं वो क्या signify करते हैं? The trunkless legs of stone signifies the transitory nature of all the earthly power. Power and pride make human beings arrogant and egotistical, but in the hands of time all become equal and are left in a neglected condition. The trunkless legs of stone signifies, ट्रंकलेस लेग्स जो स्टोन के हैं वो ये सिग्निफाई करते हैं द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ ऑल अर्थली पावर. वो सिग्निफाई करते हैं कि अर्थ का जो नेचर है मतलब ट्रांजिटरी नेचर है. ये अर्थ जो है ना इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान जो है उसका नेचर जो है यहाँ पे अर्थली पावर का जो नेचर है वो ट्रांजिटरी है. और ऐसा इसलिए बोला जाता है कि वक्त के साथ सारी चीजें चेंज हो जाती है. अब जैसे ऑजमंडियस था जब वो जिंदा था तो उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट था, घमंडी था, ईगोटिस्टिकल था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था. तो जब तक वो जिंदा था तो लोग उससे डरते भी थे, सब उसकी इज्जत करते थे और डर के मारे ही उसकी इज्जत करते थे. लेकिन जब वो मर गया तो क्या हुआ कि सिर्फ उसका जो स्टैचू है वो टूटा हुआ, उसके जो लेग्स हैं वो खड़े हुए हैं और उसकी जो बॉडी का दैट मीन्स इंसान अपनी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंस किसको देता है? फेस को. तो उसका जो फेस है वो गाढ़ा हुआ है और रखा हुआ है सैंड के अंदर और अब उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता. तो ये ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन मतलब ये जो ट्रंकलेस लेग्स बने हुए हैं स्टोन के ये सिग्निफाई करते हैं द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ ऑल अर्थली पावर. पावर एंड प्राइड मेक ह्यूमन बीइंग एरोगेंट. पावर जो होता है और जो प्राइड होती है, जो पैसे होते हैं, ये सारी चीजें ह्यूमन बीइंग को बनाती है एरोगेंट एंड ईगोटिस्टिकल. अब हमने देखा है कि जितने ज्यादा पैसे वाले, जितने ज्यादा रेप्यूटेड लोग होते हैं उतने ही ज्यादा वो घमंडी भी होते हैं. तो इंसान को घमंडी कौन सी चीज बनाती है? या तो उसके पास पावर होती है इसलिए वो इस तरह का होता है, या फिर उसके पास प्राइड होती है. तो पावर एंड प्राइड मेक ह्यूमन बीइंग्स एरोगेंट एंड ईगोटिस्टिकल, but in the hands of time all become equal.
जब तक उसके पास पावर होता है और जब तक उसके पास प्राइड होती है तो इंसान जो होता है वो बहुत ज्यादा घमंडी होता है, एरोगेंट होता है और ईगोटिस्टिकल होता है। लेकिन जब ये पावर जो है टाइम जो है किसके हाथ में चला जाता है, बोलते हैं ना ऊपर वाले के हाथ में, जब ये सारी बातें चली जाती हैं तो किस तरह से इंसान की कंडीशन बदलती है ये कोई भी नहीं सोच सकता। मतलब हर इंसान का वक्त आता है और हर इंसान का वक्त बदलता है। अगर आपका आज अच्छा है तो हो सकता है कल बुरा हो। तो इस वजह से हमारा जो नेचर होता है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, चाहे हमारे हालात अच्छे हो या बुरे हो, चाहे हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, चाहे हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो, चाहे हम दिखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन हमारा जो नेचर होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है और वो हमेशा रहती है। ये चीजें खत्म हो सकती है लेकिन हमारा जो नेचर होता है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, जैसा वो है वो हमेशा रहेगा। तो जब ये सारी चीजें पावर और प्राइड जो है जब ये वक्त के हाथों में चली जाती है तो सारी चीजें इक्वल हो जाती है और किसी की कंडीशन सेम नहीं रहती। सो द आंसर इज द ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन सिग्निफाइज द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ ऑल earthly power. Power and pride make human beings arrogant and egotistical. But in the hands of time, all become equal and are left in a neglected condition. हाउ डज एंड वेयर डज द वाइजेज लाई? अब वो जो वाइजेज है दैट मीन्स वो जो उसका फेस है वो कहाँ पे रखा हुआ है? द वाइजेज लाइज हाफ संक ऑन द सैंड नियर द ट्रंकलेस लेग्स ऑफ ओzymandias. द वाइजेज लाई हाफ संक, जो वाइजेज है जो उसका फेस है स्टोन से बना हुआ, उसका जो स्कल्पचर है वो हाफ संक है, मतलब आधा बरीड किया हुआ है, गाड़ा हुआ है ऑन द सैंड, सैंड के अंदर, नियर द ट्रंकलेस लेग्स ऑफ ओzymandias. और ये जो उसका फेस है वो ट्रंकलेस लेग्स जो है ओzymandias के उसके पास में रखा हुआ है. सो द आंसर इज द वाइजेज लाइज हाफ संक ऑन द सैंड नियर द ट्रंकलेस लेग्स ऑफ ओzymandias. Question number 4. What does the wrinkled lip and sneer of cold command tell us? What does the wrinkled lip, wrinkled lip जो है उस स्कल्पचर के ओzymandias के जो wrinkled lip है और उसकी जो स्नीर है कोल्ड कमांड वाला जो उसका फेस है वो क्या हमें क्या बताता है? The wrinkled lip and sneer of cold command tell us that the sculpture could read the emotion and feelings of Ozymandias and depict them in the lifeless things so well that they are still reflecting their pride, arrogance and addiction to power. The wrinkled lip and sneer of cold command tell us that जो wrinkled lip है और sneer of cold command है उस sculpture पे, उस statue पे, could read the emotion and feeling of ओzymandias. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिस पर्सन ने उसको बनाया है, ठीक है, उस पूरे स्टैच्यू को, उस ओzymandias के स्कल्पचर को जिसने बनाया है, उस स्टैच्यू को जिसने बनाया है, उसको बहुत अच्छी तरीके से रीड करना आता है किसी भी पर्सन के इमोशंस को और उसकी फीलिंग्स को, क्योंकि जिस तरह से उसने वो स्कल्पचर बनाया है उसके अंदर, उस लाइफलेस थिंग के अंदर, ऑब्वियसली वो स्टोन की बनी हुई है मतलब वो लाइफलेस है, उसके अंदर जान नहीं है, लेकिन उसने सारे फीलिंग्स जो सारी एक्सप्रेशंस जो है वो इस तरह से उस स्टैच्यू में डाले हैं कि सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आ रही हैं. दैट दे आर स्टिल रिफ्लेक्टिंग देयर प्राइड, मतलब उस स्कल्पचर को, उस फेस को, ओzymandias के फेस को देख के ही समझ में आ रहा है कि ये कितना ज्यादा गुस्से का तेज इंसान था, कितना ज्यादा अपनी कमांड ये लोगों पे थोपता था, किस तरह से ये इसका बिहेवियर था, ये सारी चीजें उस स्टेच्यू को देख के, उसके फेस को देख के ही समझ में आ रही है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिस भी पर्सन ने इसको बनाया है, इस स्टेच्यू को, वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेशंस को, फीलिंग्स को रीड करना जानता है और उनको एक लाइफलेस थिंग के अंदर कैसे डालना है ये बहुत अच्छे से जानता है. एरोगेंस एंड एडिक्शन टू पावर, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो ओzymandias जो था वो कितना ज्यादा एरोगेंट था, कितना ज्यादा घमंडी इंसान था, और उसका जो एडिक्शन था पावर को लेके, मतलब उसके पास पावर थी तो उसको बहुत ज्यादा उस पावर का रोब था कि मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है. तो ये सारी चीजें उस स्टेच्यू में बहुत साफ दिखाई दे रही थी. The wrinkled lip and sneer of cold command tell us that the sculpture could read the emotions and feelings of Ozymandias and depict them in the lifeless things so well that they are still reflecting their pride,
arrogant and addiction to power. Question number 5. What is written there on the pedestal? अब वो जो पेडेस्टल बना हुआ था वहां उस पे क्या लिखा हुआ था? पेडेस्टल किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर स्टैचू को बनाया जाता है, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है पेडेस्टल. सो व्हाट इज रिटन देयर ऑन द पेडेस्टल? पेडेस्टल पे क्या लिखा हुआ है? द लाइन्स माई नेम इज ऑजमंडियस किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर आर रिटर्न ऑन द पेडेस्टल. पेडेस्टल पे लाइंस लिखी हुई है और वो लाइंस हैं, ये लाइन लिखी हुई है वहां पे पेडेस्टल पे, माई नेम इज ओजिमेंडियस किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर. उसने मतलब वहां पे लिखा हुआ है पेडेस्टल पे कि मेरा नाम ओजिमेंडियस है और मैं राजाओं का भी राजा हूं, और अगर तुम्हें देखना हो तो तुम मेरे कामों को देखो कि मैंने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं अपनी लाइफ में. ये लाइंस लिखी हुई है उस पेडेस्टल पे. Question number 6. What do we find around the colossal wreck? Colossal wreck के आसपास हमें क्या दिखाई देता है, क्या मिलता है? Around the decay of that colossal wreck, we find open and desolate sand stretching boundlessly far away. Around the decay of that colossal wreck, उस colossal wreck के आसपास हमें दूर दूर तक क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ रेत. ऐसा लग रहा है कि colossal wreck that means कि जो पूरा स्टैचू पड़ा हुआ है, उसका फेस जो गिरा हुआ पड़ा हुआ है, तो ये जो कॉलोसल रैक है इसके आसपास हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो इसके आसपास हमें वी फाइंड ओपन एंड डेजोलेट सैंड, हमें सिर्फ ओपन एरिया दिखाई दे रहा है, ओपन ग्राउंड दिखाई दे रहा है, और दूर दूर तक जहां तक हमारी नजर जा रही है वहां पे सिर्फ रेत है. स्ट्रेचिंग बाउंडलेसली फार अवे, मतलब जहां पे कोई बाउंड्रीज नहीं है, सिर्फ एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पे बहुत दूर दूर तक हमें सिर्फ रेत दिखाई दे रही है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. So the answer is around the decay of that colossal wreck, we find open and desolate sand stretching boundlessly far away. Question number 7. What does the narrator want to convey through the character of Ozymandias or this poem? नैरेटर हमसे क्या कन्वे करना चाहते हैं थ्रू द कैरेक्टर ऑफ ओजमेंडियस? ओजमेंडियस के कैरेक्टर के थ्रू या फिर इस पोयम के थ्रू जो नैरेटर है वो हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? थ्रू द कैरेक्टर ऑफ ओजमेंडियस द नैरेटर वांट्स टू कन्वे टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स दैट प्राइड, ग्लोरी एंड पावर earned and enjoyed by them during their lifetime will vanish with the passage of time. Through the character of Ozymandias, जो ओजिमेंडियस का कैरेक्टर है उसके थ्रू पोएट हम नैरेटर हमें से ये कन्वे करना चाह रहे हैं. द नैरेटर वांट्स टू कन्वे टू ऑल द ह्यूमन बीइंग्स दैट, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स से नैरेटर ये कन्वे करना चाह रहे हैं, हमें ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी प्राइड होती है, जो ग्लोरी होती है या जो पावर होती है, जो भी हम चीजें अर्न करते हैं, कमाते हैं, प्राइड, ग्लोरी, पावर, ये सब इंसान कमाता है ऑब्वियसली, और जिसको वो इतना ज्यादा इंजॉय करता है अपनी लाइफ में, विल वैनिश विद द पासेज ऑफ टाइम, ये सारी चीजें वैनिश हो जाएगी, मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा तो ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी. तो इसीलिए इंसान का, ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है वो सबसे ज्यादा मेन होता है. ये चीजें खत्म हो सकती है लेकिन नेचर जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकता. मतलब नेचर एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान को उसके मरने के बाद भी याद किया जाता है ना. सो through the character of Ozymandias, the narrator wants to convey to all human beings that pride, glory and power earned and enjoyed by them during their lifetime will vanish with the passage of time. Question number 8. What does the line "nothing beside remains" means? Does it have anything to do with human life? What does the line "nothing beside remains" means? इस लाइन का क्या मतलब है? nothing beside remains. Does it have anything to do with human life? क्या इस लाइन का ह्यूमन बीइंग की लाइफ से, इंसानों की लाइफ से कोई रिलेशन है, कोई लेना देना है, कुछ है इसके अंदर? नथिंग बिसाइड रिमेन्स मीन्स, द लाइन नथिंग बिसाइड रिमेन्स means that the shattered statue of Ozymandias lies lonely and deserted in the desert, and all pride, glory and power earned and enjoyed by him during his lifetime has disappeared with the passage of time. It is applicable to all human beings who are unnecessarily proud and arrogant because of the power and privilege enjoyed by them.
They are unaware of the fact that one day they will also meet the fate of Ozymandias. The line nothing besides remains means, जो line है nothing besides remains means the shattered statue of Ozymandias lies lonely and deserted in the desert. इस लाइन के थ्रू नरेटर हमसे ये कन्वे कर रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं कि नथिंग बिसाइड रिमेन्स, दैट मीन्स कि हमारे मरने के बाद हमारे पीछे कुछ भी नहीं रह जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। जैसे कि हमने देखा कि ओzymandias जो किंग था, जब वो जिंदा था तो कितना ज्यादा लोग उसको रेस्पेक्ट करते थे, कितना ज्यादा उससे डरते थे, कितना ज्यादा उसकी कमांड को ओबे करते थे, उसकी चीजों को मानते थे। लेकिन उसके मरने के बाद कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग बिसाइड रिमेन, उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। All pride and glory and power earned and enjoyed by him during his lifetime has disappeared. जितनी भी चीजें, जो प्राइड थी, जो ग्लोरी थी, जो पावर था, जो उसने मेहनत से कमाया था, जो उसने अर्न किया था और जो उसने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में इंजॉय किया था, उसको खुशी मिलती होगी इन सबको इंजॉय करके। ऑब्वियसली पावर को कौन इंजॉय नहीं करता, हर कोई इंजॉय करता है। तो जब उसको इतना अपनी लाइफ में ये सारी चीजें मिली तो उसने अपनी पूरी लाइफ में उन चीजों को एंजॉय किया, लेकिन उसकी जिंदगी के खत्म होने के बाद वो सारी चीजें डिसअपियर हो गई, बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गई विद द पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता गया सब उसको भूलते गए। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स। अब जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन था, डज इट हैव एनीथिंग टू डू विथ ह्यूमन लाइफ, क्या इस लाइन का ह्यूमन लाइफ से कोई रिलेशनशिप है? तो हाँ, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स। तो हाँ, ये सभी ह्यूमन बींग्स पे एप्लीकेबल होता है। हु आर अननेसेसरीली प्राउड एंड एरोगेंट, ये चीज ऐसे लोगों पे एप्लीकेबल होती है जो बिना वजह अपने आप पे प्राउड फील करते हैं और बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ द पावर एंड प्रिविलेज इंजॉयड बाय देम, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पावर होते हैं, कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, तो उनकी वजह से वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे ये लाइन एप्लीकेबल होती है। दे आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट वन डे दे विल ऑल्सो मीट द फेट ऑफ ओzymandias, और ऐसे लोगों को ये नहीं पता या वो इस बारे में नहीं सोचते हैं कि एक ना एक दिन उनको भी ओzymandias की तरह वाली, ओzymandias की जैसी किस्मत थी या जैसे उसको लास्ट में मिला, उस तरह की चीजें ऐसे लोगों को मिलेगी। इस फैक्ट के बारे में शायद वो लोग नहीं जानते, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा पावर खत्म होता जाएगा, ग्लोरी खत्म होती जाएगी, लोग तुमसे डरना बंद कर देंगे। तो विद द पासेज ऑफ टाइम द थिंग्स विल चेंज, और जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे पीछे कुछ नहीं बचेगा, लोग तुम्हें अच्छे से भी और बुरे से भी किसी भी वे में याद नहीं करेंगे। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर? सॉरी, पोएम।